Hello students, you are welcome to our YouTube channel Quality Education Moga. I hope you will be fine. My name is Anurag Dhuria and today I will teach you your social science subject part 2nd history portion, our past. The name of the chapter is chapter 10, the establishment of East India Company. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत. मर्चेंटलिज्म एंड ट्रेड वार्स. फ्रॉम एशियन टाइम्स इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद यूरोपियन कंट्रीज. तो जो प्राचीन भारत के समय में, प्राचीन समय से ही भारत का जो यूरोपियन देश थे उनसे व्यापारिक संबंध रहा था. ट्रेड रिलेशंस यानी कि व्यापारिक संबंध. There were 3 major trade routes between Indian and Europe. यूरोप और भारत में जो 3 मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए जो रास्ते थे, ट्रेड रूट्स, which in the 15th century Turk established their control over Western Asian and Southern Asian European countries. जो 15वीं शताब्दी के शुरुआत में जो तुर्क थे उन्होंने जो पश्चिमी एशिया और जो दक्षिणी पूर्वी यूरोपियन जो एरियाज थे उन पे कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया. द यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ न्यू सी रूट्स टू इंडिया. तो जो यूरोपियन देश थे, क्योंकि वह व्यापार करना चाहते थे भारत के साथ, तो उन्होंने नए सी रूट्स, न्यू सी रूट्स, जो नए समुद्री रास्ते थे भारत को आने के, उनकी खोज जो है शुरुआत की, उसको खोजना शुरू किया. विद आफ्टर द क्लोजिंग डाउन द एशियन रूट्स, जो पुराने रूट थे उनके बंद होने के बाद. फर्स्ट ऑफ ऑल वास्को डी गामा, ए पोर्तुगीज कैप्टन, रीच्ड कालीकट इन इंडिया ऑन 27 मई 1498. तो सबसे पहले कौन भारत पहुंचा? एक वास्को डी गामा नाम का जो पुर्तगाली कैप्टन था, वो कालीकट की बंदरगाह पे उतरा 27 मई 1498 को. इंस्पायर्ड बाय दिस द पोर्तुगीज स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया. इससे उत्साहित होकर जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत के साथ व्यापार जो है वो शुरू कर दिया. आगे है ट्रेड वार्स, यानी कि व्यापार के लिए जो युद्ध हुए, लड़ाइयां जो हुई. आफ्टर पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच आल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड रिलेशंस एंड ग्रेजुअली दे एस्टैब्लिश्ड देयर सेटलमेंट्स इन इंडिया. तो पुर्तगालियों के आने के बाद जो डच थे और जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रांसीसी भी, तो ये भी भारत में व्यापार करने के लिए आ गए और इन्होंने अपनी बस्तियां जो है स्थापित कर ली. सेटलमेंट्स इन इंडिया यानी बस्तियां भारत में स्थापित कर ली. द रेस फॉर ट्रेड विद इंडियन अमंग देम लेड टू द वार्स. जो ये उनमें प्रतिस्पर्धा, जो ये कंपटीशन, संघर्ष चला कि कौन श्रेष्ठ है, तो वो युद्धों की तरफ इनको ले गया. यानी भारत में व्यापार कौन करेगा और व्यापार पे बड़ा कब्जा किसका होगा, इसके लिए आपस में इनके युद्ध, झगड़े शुरू हो गए. द पुर्तगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया वर इन गोवा. जो पुर्तगाली थे उनकी बस्तियां कहाँ पे थी भारत में? गोवा में, दमन में, सालसेट में, बसीन में, मुंबई में, सेंटोम में और हुगली में. डच हैड देयर सेटलमेंट्स इन कोचीन. जो डच थे उन्होंने अपनी बस्तियां कहाँ पे बसाई? तो कोचीन में, सूरत में, नागापट्टम में, पुलिकाट में और सिंसुरा में. और जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर्स हैड इन सूरत, अहमदाबाद, बड़ौच, आगरा, मुंबई एंड कैलकाटा. तो जो अंग्रेज थे उन्होंने सूरत पे, अहमदाबाद, बड़ौच, आगरा, मुंबई और कैलकाटा, जिसको कलकत्ता भी बोलते हैं, तो वहां पे अपनी बस्तियां जो है वो स्थापित कर ली. फ्रेंच सेटलमेंट्स वर इन पौंडीचेरी, चंद्रनगर एंड कारिकल. तो जो फ्रांसीसी थे, जो फ्रेंच थे, उन्होंने कहाँ पे कब्जा कर लिया, कहाँ पे बस्तियां बसाई? तो पौंडीचेरी में, चंद्रनगर एंड कारिकल में. विद द पैसेज ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश देयर होल्ड ऑन द सेटलमेंट्स, दे स्टार्टेड एन इंटरनल स्ट्रगल अमोंग दीज फॉर यूरोपियन पावर्स. तो भारत पे बड़ा कब्जा किसका होगा, तो इसके लिए अंदरूनी खींचतान इन सभी में शुरू हुई, झगड़े जो है वो शुरू हुए. बाय द
17th century, the influence of Portuguese and Dutch declined. जैसे जैसे समय बीता यानी 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे जो पुर्तगाली थे और डच थे उनका जो प्रभाव है भारत में वो कम होने लगा, डिक्लाइंड. Therefore, Britishers and French powers started a struggle to control the European trade between these two powers. In the end, the Britishers got victorious. तो जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे उनमें आपसी संघर्ष अब रह गया, ये दो रह गए, पुर्तगाली और जो डच थे वो पहले ही उनका प्रभाव कम हो गया. तो फ्रेंच और इसमें जीता कौन अंग्रेजों में? तो जो अंग्रेज थे वो जीते. आगे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. द ब्रिटिश मर्चेंट्स ग्रुप नेम्ड मर्चेंट एडवेंचर्स फाउंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया ऑन 31 दिसंबर 1600. तो जो ब्रिटिश व्यापारी थे उन्होंने एक नई कंपनी बनाई भारत के साथ व्यापार करने के लिए, नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी. द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड द ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ 15 years टू ट्रेड विद इंडिया. तो जो अंग्रेज़ों की महारानी थी एलिजाबेथ पहली, फर्स्ट यानी कि पहली, तो उन्होंने 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की जो अपनी मंजूरी है, जो परमिशन है, वो दी इन 1615 AD में. द representative of the company, Sir Thomas Roy, became successful in securing trade privileges from जहांगीर. तो जो कंपनी बनी उसके जो हेड थे सर थॉमस रे, तो बड़ी सफलता के साथ उन्होंने जहांगीर से जो परमिशंस हैं भारत में व्यापार करने की वो प्राप्त कर ली, पा ली. ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड सेटलमेंट्स इन सूरत, अहमदाबाद, बड़ौच एंड आगरा. तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी बस्तियां कहाँ पे स्थापित कर ली? सूरत में, अहमदाबाद, बड़ौच और आगरा में 1640 ईस्वी में. ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश इन सेटलमेंट्स इन मद्रास, चेन्नई जिसको आजकल बोल रहे हैं, तो 1690 में वहाँ पे भी बस्ती बना ली. तो ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश सेटलमेंट इन कैलकाटा एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फोर्ट नेम्ड, क्या रखा गया? फोर्ट विलियम्स. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द फ्री ट्रेड प्रिविलेजेस फॉर ₹3000 एनुअल फ्रॉम द मुगल एम्परर फारूकसियर इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने, मुगल बादशाह था फारूकसियर, ये 1717 की ही बात है, तो उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की जो छूट है वो एनुअल जो रेट उसका तय किया फारूकसियर ने, वो ₹3000 के बदले में ट्रेड वो कर सकते थे. ब्रिटिश इंपोर्टेड इन इंडिया लेड, मरकरी एंड क्लोथ्स, पारा, सिक्का और कपड़े जो है वो भारत में मंगाए जाते थे. एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया कॉटन क्लॉथ्स एंड सिल्क क्लॉथ्स, सिंगार, स्पाइसेस, इंडिगो एंड अफीम. तो ये वो चीज़ें थी जो भारत से भेजी जाती थी दूसरे देशों में या इंग्लैंड में. ग्रेजुअली द ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंडियन अफेयर्स एंड बिकम द पैरामाउंट पावर इन इंडिया. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंटरनल अफेयर्स थे, जो अंदरूनी मामले थे भारत के, उसमें भी अंग्रेज़ों ने जो है इंटरफेरेंस, दखलंदाजी जो अपनी शुरू करी और धीरे धीरे अपनी जो शक्ति है, जो पावर है, उसको बढ़ाना शुरू किया. आगे है नेक्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664 AD, फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग कंपनी. तो जो 1664 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई, तो उसके बाद, वो तो 1600 में हमने बात करी थी दिसंबर की, तो उसके बाद जो फ्रेंच थे उन्होंने भी 1664 में अपनी एक अलग से कंपनी ट्रेड के लिए बनाई. द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स सेटलमेंट्स इन चंद्रनगर, माही एंड कराईकल अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर्स डूमा एंड डुप्लेक्स. द फ्रेंच कंपनी प्रोग्रेस्ड. जो गवर्नर के नाम थे वो डूमा एंड
डुप्लेक्स। To stop the increasing influence of the French company, Britishers started war with French. तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अंग्रेज़ों ने फ्रेंच का जो प्रभाव उसको रोकने के लिए स्टार्टेड वार विद फ्रेंच के साथ युद्धों की शुरुआत कर दी। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन कंपनीज बाय बोथ ऑफ देम फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, तब दोनों में क्या शुरू हो गया, तो उसको आगे करते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया दोनों में। टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर ट्रेड एंड पॉलिटिक्स, यानी दोनों में कंपटीशन किस बात का शुरू हुआ कि दोनों पॉलिटिक्स यानी जो भारत में राजा लोग थे उन पर, और ट्रेड यानी कि व्यापार पर, दोनों पर स्ट्रगल हो गई कि दोनों में से बेहतर कौन, ज़्यादा पावरफुल कौन, बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। इन यूरोप आल्सो द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स वर राइवल्स। तो यूरोप में भी जो फ्रेंच यानी कि फ्रांस और ब्रिटिशर्स यानी कि यूके एक दूसरे के कंपटीशन में थे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। दिस स्ट्रगल लेड टू 3 कार्नेटिक वार्स। ये जो स्ट्रगल शुरू हुई तो ये 3 कर्नाटक के जो युद्ध हुए उनका कारण बना। द ब्रिटिशर्स गोट विक्टोरियस इन दीज वार्स। जो अंग्रेज थे वो इन तीनों युद्धों में विजयी हो गए, जीत गए। द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 3 वार्स इन गिवन बिलो। जो तीनों ये युद्ध हुए उसका जो डिटेल वर्णन है वो इस प्रकार से है, वो आगे हम पढ़ते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 टू 48, यानी कि लगभग 3 साल ये जो वार है वो चला। इन 1740 AD ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया जो एक अलग देश था यूरोप का, उसमें जो राजा बनने के लिए जो युद्ध शुरू हुआ, देयर स्टार्टेड अ वार बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच इन यूरोप। तो यूरोप में फ्रांस और यूके यानी कि अंग्रेज़ों में ऑस्ट्रिया में कौन राजा बनेगा उसको लेके आपस में युद्ध जो है वो शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, तो इसका नतीजा क्या हुआ, द फर्स्ट कार्नेटिक वार स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन दीज पावर्स। तो भारत में भी इन दोनों जो शक्तियां थी इनमें युद्ध वार जो है वो शुरू हो गया, तो उसको कर्नाटक का पहला युद्ध बोलते हैं। इन 1746 AD इन इंडिया फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ऑक्यूपाइड मैड्रास। तो जो फ्रांस का गवर्नर था जो भारत में, डुप्लेक्स, उसने मद्रास पे कब्जा कर लिया। ए सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स विच वाज सिचुएटेड इन कार्नेटिक स्टेट। तो कब्जा कर लिया उस पर जो कि पहले अंग्रेज़ों के कब्जे में था या उनकी वहाँ पे बस्ती थी। द नवाब ऑफ कर्नाटक, यानी कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, आस्क्ड द फ्रेंच टू रिटर्न मद्रास टू ब्रिटिशर्स। उसने बोला कि भाई मद्रास जो है वो आप अंग्रेज़ों को वापस कर दो। बट द फ्रेंच रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन जो फ्रांसीसी थे उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स ट्राई टू कंट्रोल पौंडीचेरी बट वर अनसक्सेसफुल। तो इसका नतीजा क्या हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पौंडीचेरी जो पहले फ्रेंच जो लोग थे उनके कब्जे में था उस पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल, कामयाब नहीं हो सके। एज सून एज द ऑस्ट्रियन वार इन यूरोप एंडेड। तो जल्दी ही जो ऑस्ट्रिया के लिए यूरोप में इन दोनों पावर्स में युद्ध हो रहा था, वार हो रही थी, तो समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। द वार इन इंडिया आल्सो केम टू एन एंड। तो भारत में भी जो इनका युद्ध चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो आगे है सेकंड कार्नेटिक वार, जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ इन फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में। उसमें आफ्टर द फर्स्ट वार ऑफ कार्नेटिक द ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच helped each other rival in the war of succession of Carnatic and Hyderabad because of the second Carnatic war as was fought between French and Britishers। तो हुआ क्या इसमें, जो कर्नाटक और हैदराबाद में जो राजा बनने के लिए जो लड़ाई शुरू हुई, तो उसमें क्या किया, जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे उन्होंने एक दूसरे के शत्रुओं की, राइवल्स की मदद करी, हेल्प करी।
तो दोनों कोशिश कर रहे थे कि अपना जो बंदा है जो उनकी तरफ का है वो अगला वहाँ का नवाब हैदराबाद का चाहे कर्नाटक का वो बने। इन 1748 AD आसिफ शाह द नाजिम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का जो नवाब था वो उसका नाम था आसिफ शाह, डाइड, वो मर गया। वार फॉर सक्सेशन स्टार्टेड बिटवीन हिज सन नासिर जंग, उसका बेटा था नासिर जंग उसमें, एंड ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग जो उसका नाती था मुजफ्फर जंग, दोनों में बेटा नासिर जंग और नाती मुजफ्फर जंग, उसमें लड़ाई हो गई कि अब अगला नवाब जो है दोनों में से कौन बनेगा। इन दिस वार ब्रिटिशर्स हेल्प्ड नासिर जंग, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने नासिर जंग की हेल्प करी जो उसका बेटा था। एंड फ्रेंच हेल्प्ड मुजफ्फर जंग, तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने मुजफ्फर जंग की हेल्प की। इन दिस वे चंदा साहब विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच बिकम द नवाब ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का जो नवाब है वो चंदा साहब बन गया, किसकी मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से। आफ्टर ओवर थ्रोइंग नवाब अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन नवाब जो पहले था उसको हटा के। इन 1751 AD व्हेन मुजफ्फर जंग डाइड, जब मुजफ्फर जंग मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, देन फ्रेंच मेड सलाबत जंग द नवाब ऑफ हैदराबाद, तो फ्रांसीसियों ने क्या करा, सलाबत जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। ही गेव अवे केम ऑफ द टेरिटरीज ऑफ नॉर्दर्न सरकार टू फ्रेंच, नॉर्दर्न सरकार के जो हिस्से थे अपनी स्टेट के हैदराबाद के, उसने वो क्या किया, क्योंकि फ्रांसीसियों ने सलाबत जंग को नवाब बनाया था तो उसने उसके इनाम के बदले में नॉर्दर्न सरकार का जो एरिया था वो फ्रांसीसियों को दे दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक बंदा, ए ब्रिटिश ऑफिसर, अटैक्ड द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, तो कर्नाटक की जो राजधानी थी उस पर रॉबर्ट क्लाइव ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। चंदा साहब वाज किल्ड, तो चंदा साहब जो वहाँ का नवाब था उसको मार दिया गया। एंड मोहम्मद अली वाज मेड द नवाब ऑफ कर्नाटक, तो मोहम्मद अली को अंग्रेज़ों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने नया नवाब बना दिया। तो डुप्लेक्स वाज कॉल्ड बैक, जो डुप्लेक्स उनका गवर्नर था फ्रांसीसियों का, और फ्रेंच उसको वापस बुला लिया गया। एंड इन हिज प्लेस गोडह्यू वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, तो गोडह्यू जो है वो नया गवर्नर फ्रांसीसियों की तरफ से भारत में आ गया। तो इस तरह से जो पहली और दूसरी कर्नाटक की लड़ाई हुई उसमें जो अंग्रेज़ जो है वो विक्टोरियस रहे, वो जीते। तो आगे करते हैं, नेक्स्ट है थर्ड कर्नाटिक वार। इन 1756 AD 7 years was ब्रोक आउट इन यूरोप बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो यूरोप में 1756 की ये बात है, फ्रांस और इंग्लैंड में एक युद्ध शुरू हो गया, तो उसको 7 years वार बोलते हैं, 7 साल युद्ध उसको बोला जाता है। देयर फॉर इन इंडिया टू वार ब्रोक आउट बिटवीन दीज टू पावर्स, तो भारत में भी क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे भी दोनों में युद्ध हो गया। द फ्रांस गवर्नमेंट सेंट काउंट डी लैली टू एंड द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, तो उन्होंने काउंट डे लैली को बोला कि भारत में जो ब्रिटिश की पावर है उसको ख़त्म करो, बट ही फेल्ड, परंतु वो फेल हो गया। इन 1763 AD द ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन यूरोप, तो दोनों में जो युद्ध चल रहा था वो ख़त्म हो गया और दोनों में एक संधि हो गई जिसको पेरिस की संधि बोलते हैं। हुई कब? 1763 में हुई। विद दिस द वार केम टू एन एंड, तो ये इस संधि के बाद जो ये युद्ध चल रहा था वो ख़त्म हो गया। एज अ रिजल्ट वार विच वाज गोइंग ऑन इंडिया आल्सो केम टू एन एंड, तो जो भारत में युद्ध चल रहा था इन दोनों में वो भी ख़त्म हो गया। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटीज, संधि के अनुसार, द सेटलमेंट्स ऑफ पौंडीचेरी एंड माही वर रिटर्न टू द फ्रेंच, तो जो पौंडीचेरी और माही का जो एरिया था वो फ्रेंचेस को वापस ब्रिटिशर्स ने कर दिया। बट दे वर नॉट अलाउड टू फोर्टिफिकेशन ऑफ दीज सेटलमेंट्स, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, यानी वहाँ दीवार नहीं कर सकते थे, किला बंदी जो पुराने ज़माने में राजा लोग करा करते थे अपने एरियाज़ की, तो वो नहीं कर सकते थे इस संधि के अनुसार। जो अंग्रेज़ों ने उनको बोला कि एरिया आपको वापस तो कर रहे हैं लेकिन उसकी फोर्टिफिकेशन आप नहीं कर पाओगे। दे कुड ओनली ट्रेड नाउ,
यानी वो अब केवल व्यापार कर सकते हैं, राज नहीं कर सकते। सो इन दिस वे, तो इस प्रकार द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया केम टू एन एंड, तो जो भारत में फ्रेंच लोग थे उनका जो एक प्रभाव था फ्रांस का, वो केम टू एन एंड, समाप्त हो गया। एंड द प्रमाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, तो उसका जो सर्वोच्चता उसको बोल सकते हैं, सुप्रीमेसी जो उसको बोल सकते हैं, तो वो भारत में एस्टैब्लिश हो गई, स्थापित हो गई। तो इस तरह से अंग्रेज जो है वो इसमें विजयी रहे।